ये टाइम हो गया 5:28। लेट्स आस्क द स्टूडेंट्स टू जॉइन द क्लास। हम क्लास ले रहे हैं, आज 15 जून है और क्लास है 5B इवनिंग वालों के साथ और हम पढ़ रहे हैं HDLC नाउ। आठ बच्चे आए, बाकी थोड़े से आ जाएं तो फिर तो स्टार्ट करते हैं। ओके जी, हम लोग बात कर रहे थे सिलेक्टिव रिपीट की। और सिलेक्टिव रिपीट में हम लोगों ने कहा था जी कि आप लोग क्यों सारे फ्रेम नहीं भेज सकते, पूरी विंडो नहीं भेज सकते, क्योंकि उसमें हमारे पास प्रॉब्लम आती है कि अगर आपके फ्रेम्स के एक्नॉलेजमेंट रिटर्न में जब एक्नॉलेजमेंट आ रही होती है रिसीवर से, अगर वो आपकी बीच में ख़राब हो जाए तो आप अगर वही फ्रेम दोबारा भेज देंगे तो रिसीवर को ये नहीं पता चलेगा कि आपको वो एक्नॉलेजमेंट मिली थी कि नहीं मिली थी, और वो आगे के फ्रेम को पढ़ना शुरू कर देगा और सॉरी आगे फ्रेम रखना शुरू कर देगा, काउंट करना शुरू कर देगा। इससे क्या प्रॉब्लम आएगा, इससे आपकी जो विंडो थी, जो रिसीवर साइड की और सेंडिंग साइड की और रिसीवर साइड की विंडो थी, वो मिसमैच हो जाएगी और ट्रांसमिशन आपके आखिर में सारी खराब हो जाएगी। कोई सवाल जिस पे पूछना चाहते हैं आप लोग तो पूछ सकते हैं। जी, एनी क्वेश्चंस? कोई सवाल नहीं है? ट्रांसमिशन के लिहाज से देखा जाए तो ये एक एरर बनेगा। तो ये रीज़न है कि जी हम लोग जो हैं वो जब हाफ करते हैं आपकी विंडो को, तो हम लोग सारे फ्रेम्स जो होते हैं वो एक साथ नहीं भेजते, क्योंकि इसमें हमारे पास ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो ये जो प्रोटोकॉल है ये गो बाय कैन की तरह काम करती है, लेकिन इसमें जो डिफरेंस है वो ये है कि अराइवल इवेंट इज मोर कॉम्प्लिकेटेड है। जो अराइवल है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। एक्नॉलेजमेंट जब आती है आप लोगों की तो हम उसको फ्रेम्स आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, जब लेकिन जब हमारे पास नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट आती है तो भी हम लोग से वही फ्रेम्स सेंड करते हैं जो कि नेगेटिवली एक्नॉलेज किए गए हैं। इफ अ वैलिड एक्नॉलेजमेंट अराइव्स वी यूज अ लूप टू पर्ज द बफर्स। तो हम लोग जो पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट आती है तो हम लोग जो हमारे पास फ्रेम कॉपी हुए पड़े होते हैं बफर के अंदर सेंटर साइड पे, उसको हम लोग निकाल देते हैं और हम लोग विंडोज को आगे मूव कर लेते हैं। द टाइम आउट इवेंट इज सिंपलर है, ओनली द फ्रेम विच टाइम्स आउट इज रीसेंट। तो हम लोग वही फ्रेम्स दोबारा भेजते हैं जिनका हमारे पास acknowledgement time पर नहीं मिलती। So the author of the book has actually showed some examples of selective repeat.
ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। उनको पढ़िएगा, उसमें देखिएगा कि उसने जो प्रॉब्लम्स हैं या उसने जो उसने सिनेरियोज डिस्कस किए हैं उनमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, और वी विल डिस्कस इट लेटर इन आवर डिस्कशंस जब क्लासेस प्रॉपर स्टार्ट हो जाएगी। तो आज के लिए यहाँ तक ही, इतना ही काफ़ी है हमारे लिए। टिल नेक्स्ट वीक, ओके, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। सर वो बता दें दूसरा क्या सर? प्रोजेक्ट का बता दें। किसका? वो कल रात को जो बताने वाले थे स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट के बारे में। बताने लगा था, क्या बताना था मैंने? प्रोजेक्ट के बारे में सर। ये बताना था क्या? सर मैप बना रहे थे आप, तो चार्जर आपका खराब हो गया था। मैप बना तो नहीं चार्जर नहीं 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 सर, वो बातें कुछ हो रही थी तो आपका सेशन ओवर हो गया था। प्रोजेक्ट के बारे में बताना था आपने। वही सर। नहीं याद क्या बताना था। चलें सर। सर मैंने वो वीडियोस देखी हैं आज, देखे। हाँ आया हुआ है, वीडियोस देखी हैं मैंने। ओके, वीक 7 और 8 की। अच्छी बात मुझे है। पता चले। नहीं सर, वो यहाँ पे पहले भी ऐसे ही क्विज भी सॉल्व हुए थे, लेकिन वो यहाँ पे शो नहीं हो रहे आपकी तरफ, इसलिए बता दे मुझे कि मैं फिर दोबारा ना देखूं। मैं बता दूंगा आपको। अभी हम लोग उसमें पढ़ रहे थे, HDLC का टॉपिक था हमारे पास। जी सर। ये भी नहीं, सॉरी, ये वाला। HDLC is basically implementation of flow control, और implementation of flow control में हम लोग देख रहे थे जी कि डाटा किस तरह ट्रांसफ़र किया जाता है और किस तरह एरर कंट्रोल करते हैं। तो HDLC एक प्रोटोकॉल है जो कि डाटा को लेकर जाने में और लेकर आने में हेल्प करती है। तो HDLC फ्लो कंट्रोल किस तरह इम्प्लीमेंट करता है, उसके ऊपर ये वीडियो है, ठीक है, ये देखें, फिर डिस्कस करते हैं फर्दर। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं ताकि आप सुनिएगा, तक जवाब दे सकें। वेलकम बैक, and let's continue the chapter number 11, and in this lecture we will consider HDLC and its modes, its frames of communication, and at the end we will consider authentication protocols. So first, something important about HDLC. So HDLC was developed by ISO, International Standard Organization, and it offers levels of flexibility, adaptability, reliability, and efficiency of operation for synchronous data communication needs. Its features are, इसमें से क्वेश्चंस भी हैं आप लोगों के क्विज में। Data link control protocol supporting point-to-point and multi-point communications, two-way simultaneous or alternate communication over full duplex circuits, communication between equal stations and between host and remote stations, and it shows full transparency of data. That means everything in the frame is very much transparent and can be understood with respect to the syntax and semantics of the frame. The ISO standard for HDLCs are ISO 3309, 4335, 6159, and 6256. So HDLC implements the ARQ mechanism, which we will discuss later in this chapter. So first, let's try to understand what type of stations our HDLC has. So in a network, when we are using HDLC, there are three types of stations that are defined, which are primary, secondary, and combined stations. What is a primary station? A primary station has the responsibility of data link management, that is activation, maintaining, disconnecting of data link. So he is the basically boss of the network. A secondary station operates under the control of a primary station. The primary station sends commands, frames to a secondary stations which are working under it, and the secondary station then can send frames called responses. A combined type of station can act both as a primary and secondary station. Communication can be between two logical equal status computers, also in which the case they are designated as combined station and can receive both commands and response frames. So basically आपका combined जो है वो बिल्कुल CR की तरह होता है। प्राइमरी समझ लो टीचर की तरह होता है। टीचर आपसे, आपको छोटे बच्चे नहीं होते जो टीचर कहता है जाओ बाथरूम चले जाओ, जाओ पानी पी आओ, तो आप क्वेश्चन पूछते हैं वो आपको जवाब देता है। तो कमांड्स होते हैं, रिस्पॉन्सेज होते हैं।
कंबाइंड स्टेशन इस तरह होता है जिस तरह आपका सीआर होता है, आप सीआर आपसे कोई सवाल पूछता है तो आप उससे सवाल पूछ लेते हो, आप कहते हो ये कर दो, वो कर दो, ऐसे कर दो, सर को ये बोल दो। तो वो चीजें हैं कि वो कंबाइंड है, जिसमें इक्वल लॉजिकल इक्वल स्टेटस कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, रिस्पॉन्स भी कर सकते हैं और कमांड भी कर सकते हैं दूसरे को। दूसरा जो आपका ये था प्राइमरी, प्राइमरी स्टेशन यूजली आपका कमांडिंग स्टेशन होता है, और सेकेंडरी स्टेशन यूजली आप लोगों के वो जो रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं, जो उसके मातहत होते हैं। ठीक है, सर सेकेंडरी लेवल पे ही कर रहे होते हैं कंबाइंड वाला? कंबाइन में बेटा, कंबाइन स्टेशन के अंदर दोनों प्राइमरी स्टेशन की तरह होते हैं, लॉजिकली प्राइमरी स्टेशन की तरह काम कर रहे होते हैं, जिसमें वो रिस्पॉन्स भी और कमांड दोनों दे सकते हैं। तो उसको हम लोग कंबाइन बोलते हैं। कंबाइन का मतलब एक प्राइमरी सेकेंडरी, दोनों सेकेंडरी भी होते हैं, दोनों प्राइमरी भी होते हैं। ठीक है, ओके सर। commands and response frames. So in this case, both the stations which can handle the commands and responses, they are called combined stations. So to communicate in a network, we see that there is a two type of modes, which are normal response mode (NRM) and asynchronous balance mode (ABM), which we will discuss in detail later. This diagram shows you a picture where you can see a point-to-point communication, a multi-point communication, and at the end you can see a communication between the two combined stations, which is based on full duplex. So the first setting of the network, these two, they are called normal response mode, and this one is called asynchronous balance mode. We will discuss this later in the next slide. So the stations are generally in disconnected mode. The primary station send mode setting command frame to activate them and to bring them under a certain data transfer mode. Basically, primary station is responsible for all the mode conversions. There are three type of modes. Two are basically the modes which we have discussed previously, but the last one, which is called initialization mode, we will discuss what is initialization mode later. First, let's talk about the normal disconnection mode. The normal disconnection mode, stations usually are in this mode when they turn on in a network. Asynchronous disconnected mode, a system can move into asynchronous response mode and a balance mode, which we discussed earlier. ये मॉडेम नहीं है, मोड है। अच्छा, ये मेरे से टाइपिंग में गलती हो गई है। ठीक है सर। In the previous slide. So what is initialization mode? IM. It is used to set exchange parameters. If you want to exchange the parameters, if you want to change them, you can move into initial. तो बात ये कि जब आप लोग कंप्यूटर ऑन होता है तो बेसिकली वो इस मोड में होता है। ठीक है, उसके बाद वो या तो एसिंक्रोनस डिस्कनेक्ट मोड में आता है। एसिंक्रोनस डिस्कनेक्ट मोड में आने का मतलब ये कि आप मूव करना चाह रहे हैं ARM में या ABM में, तो यहाँ से आपको अपनी स्टेट चेंज करनी पड़ती है रिक्वेस्ट करके। इनिशियलाइजेशन मोड जो होता है कि एक्सचेंज पैरामीटर्स। ठीक है, इसमें हम लोग एक्सचेंज पैरामीटर्स करते हैं। देखिए इनिशियलाइजेशन मोड क्या होती है, सेंटर में नजर आएगी, अगली डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनिशियलाइजेशन मोड, and from here you can move into any of the mode which is ARM or ABM. Station move in this mode when it finds an abnormal functioning of a secondary station, or itself requests to move in this type of mode when it needs to move into any of the modes. Later, let's talk about the transition modes. We can understand this mode better using. तो ये ट्रांजिशन जो कहा था ये वही थी जो आपका सिस्टम में ये था IM इनिशियलाइजेशन मोड जो आपका था, जिसमें मैं आपको कहा था जी कि आप किसी भी मोड में मूव कर सकते हैं। कब मूव कर सकते हैं? जब आपके में कोई एबनॉर्मलिटी आए, आपके ट्रांसमिशन में कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो फिर आप इसमें आके अपनी ट्रांजेक्शन चेंज कर सकते हैं। तो वो इसी डायग्राम को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, मोड ट्रांजिशन डायग्राम। एसिंक्रोनस डिस्कनेक्टेड, तो जिस तरह लिखा था ना, पावर ऑन जब सिस्टम करता है तो इस मोड में होता है ADM में, एसिंक्रोनस डिस्कनेक्शन मोड में होता है। ठीक है, फिर वो दूसरे मोड्स में जा सकता है, इनिशियलाइजेशन मोड में एंटर होके दूसरे मोड्स में भी एंटर हो सकता है। मोड, a normal mode which a system when turned on will find itself at start, and similarly other modes can be reached from here onwards. So here and here we can move.
which is ABM or ARM. And similarly, initialization mode, which is considered ideal, can also be reached. This is initialization mode. As discussed previously, a station may have a normal disconnected mode, where stations activate into normal response mode is shown in the diagram here. Similarly, if a station finds that it cannot do a proper communication, then from NDM, the station moves into IM, which is in the middle part, initialization mode. And from there, it can move to normal response mode, NRM, which is here. If it cannot move from here, there is a problem with the communication here. Similarly, ADM is a disconnected mode. A station can move to ABN and ARM. And based on the conditions, the abbreviation mode settings are defined below. So the S in the middle is a diagram shows the setting of different modes and their transition to other modes, and their form are given below too. So let's move on and let's talk about it. And तो नीचे फॉर्म्स दी हुई हैं इन्होंने, SIM क्या होता है, डिस्कनेक्शन मोड क्या होता है, SABM क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है SABM ये। तो आप इनिशियल मोड में आते हैं, दूसरे मोड में जा सकते हैं, पावर ऑन होते हैं, आप इस मोड में आते हैं। अगर आप लोग आपका पावर ऑन होता है और डिस्कनेक्शन मोड में आप लोग आते हैं, तो आप लोग फिर वहाँ से नॉर्मल रिस्पांस मोड में किस तरह मूव करेंगे। तो ये इनिशियलाइजेशन मोड में आना पड़ता है फिर आप लोगों को, फिर आप वहाँ मूव कर सकते हैं। इनिशियलाइजेशन मोड में आप कब आते हैं, जब आपको ट्रांसमिशन में कोई एबनॉर्मलिटी मिलती है, तब आप अपनी स्टेट चेंज कर सकते हैं। ये वो स्टेट्स हैं जो एक सिस्टम मूव कर सकता है बेस्ड ऑन द रिक्वेस्ट। सर ये क्वेश्चन सर के ये जो फ्लो है, ये आप जब भी कोई नॉर्मल फंक्शनलिटी परफॉर्म करते हैं तब ये सारा प्रोसीजर फॉलो करता है, या आपकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं सिर्फ उधर से फ्लो होके वापस आ जाता है? बेटा ये बात है कि जब आप ये जो मोड्स में ट्रांजिशन है इसकी, ये तब होती है जब आपने क्या कहते हैं कंबाइंड मोड में आना होता है, या आपने इसके अंदर क्या कहते हैं सेकेंडरी स्टेशन में आना होता है, या प्राइमरी स्टेशन बनना होता है, तो फिर आप इस ट्रांजिशंस में आते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं। ठीक है सर, यानी फंक्शनैलिटी पे डिपेंड करता है। जिस तरह आप क्लास में आते हैं ना, ठीक है, आप क्लास में आते हैं तो आप मुझे कहते हैं जी कि मैं स्टूडेंट हूँ, ठीक है, तो स्टूडेंट होने के लिए आपको मुझे आईडी दिखानी पड़ती है। फिर पॉसिबिलिटी ये भी कि आप क्लास में अगर हैं तो आपको सीआर बनाया जा सकता है। तो ये डिफरेंट मोड्स हैं जिसके अंदर आप मूव कर सकते हैं वंस यू आर इन अ पार्ट ऑफ नेटवर्क। ठीक है, ये उन मोड्स की बात कर रहा है कि अगर आप नेटवर्क में एक कंप्यूटर बैठा हुआ है तो वो किस मोड में होगा, वो मोड्स डिफाइन करते हैं। आगे पढ़ते हैं इन मोड्स को, थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे, कम्युनिकेशन साइड डिस्कस करते हैं। Transition to other modes and their form are given below too. So let's move on and let's talk about HDLC flow and frames. First, HDLC flow control. HDLC utilizes sliding window flow control mechanism, and the window size can be either 7 to 127. Error control is based on retransmission of frames arrived with errors. Error detection is carried out using 16-bit CRC. So let's talk about the HDLC frames. There are two types of frames that can be used by a sender in HDLC. The two types of frames, as you can see in the diagram, are for I frames and the U frames. Whereas the sender can't send the S frame because S frame is the acknowledgement frame. All ये वही frames हैं जो अभी पीछे आप लोग पढ़ के आए हैं। Acknowledgement frames ये रहे, और sending में frames में आपके पास I frame भी आ सकता है और U frame भी आ सकता है। अब ये frame क्या होते हैं ये देख लें। Okay, sir. Fields have a fixed length except the information field, because the information field we are sending the data and the data is of variable length. Two frame fields are used. The frame is transmitting from left to right and the lower bit is transmitted first. So we got I frame, which is confirmation frame, and we have S frame, which is supervisory frame, and then we have U frame, which is a unnumbered frame. Each type of frame serves as an envelope for the transmission of different type of messages. ये मुझे एक चीज बताएं कि जब क्लास में बच्चे बैठे हैं मेरे पास 28, तो मेरे पास चैट के अंदर 40 बच्चों की अटेंडेंस किस तरह आ रही है?
सर वो इशू ऐसे बनता है कि मैंने अभी दूसरे मोबाइल में आपकी क्लास स्टार्ट की है। वो पहले मैं मोबाइल पे क्लास स्टार्ट की थी, लेकिन वहाँ पे कनेक्टेड हो जाता था, लेकिन आपकी ऑडियो नहीं आती थी। फिर वो पहले जो आपकी स्टार्ट ली ना, वो एक्चुअली में मुझे कि समझ कुछ नहीं आई, क्योंकि मेरे पास आपकी कि ऑडियो नहीं आ रही थी। कनेक्टेड में था, सर अक्सर लेकिन ये आपके होता है कि दो दो दफा attendance लग जाती है लड़कों की। वो कैसे? सर जब डिस्कनेक्टेड होते हैं ना, तो वापस जब आते हैं फिर दोबारा लगाते हैं अटेंडेंस। सर असल में मसला ये होता है कि मोबाइल में आपकी जो ऊपर वाली चैट होती है सर, अक्सर वो खत्म हो जाती है मोबाइल में, तो सर वो दोबारा लड़के डर के मारे दोबारा लगा लेते हैं सर, ये मसला। तो आप लोग 2 बार अटेंडेंस ना लगाएं। अगर आपको चैट नजर आ रही है, एक बार आप अटेंडेंस लगा चुके हैं, दोबारा अटेंडेंस आप लोग ना लगाएं, क्योंकि इसको देखने में बाद में मुझे प्रॉब्लम होनी है। आप लोग यहाँ पे शुगर लगा रहे हैं तो मेरे लिए अच्छा नहीं है। इफ आई कांट फाइंड द नंबर, और मुझे एक एक नंबर 3 3 4 4 दफा मिलेंगे, तो मैंने काट देनी है चीज सारी। तो आप लोग प्लीज एक बार लगाएं, ताकि मेरी जिंदगी आसान हो सके। मैंने अपनी अटेंडेंस काउंट करनी है। ये मैं शुगर में नहीं लगवा रहा आप लोगों से कि जी के शुगर लगाओ आके यहाँ पे आप लोग अपने नंबर 10 बार लिख के जाओ। आई डोंट नीड यू 10 टाइम्स। एक बार लिखो, ओके सर। दैट्स मोर देन इनफ। ठीक है। और ठीक ये है जो सॉरी सेशन मेरे सर। पास चल रहा है, इस सेशन की रिकॉर्डिंग मेरे पास आ रही होती है, मेरे पास सारे यूजर आ रहे होते हैं। इसमें जो एक्स्ट्रा यूजर होंगे, वो जो आप लोगों ने पता नहीं क्या कुछ करके लगा रहे हो, क्या कर रहे हो, समझ आ रही, लेकिन मैं इसको देखने बैठूंगा तब मुझे कोई चीज़ पता चलेंगी क्या हो रहा है। तो ब्राय मेहरबानी आप लोग जो हैं ये एक्स्ट्रा अटेंडेंसेस ना लगाएं इस चैट के अंदर, ठीक है। ठीक सर। आगे चलिए, कोई सवाल है तो बताएं। नो सर, अभी तक नहीं। ओके। data link user data and control information relating to user data, which is called piggybacking. S frames are used to support control information. U frames are reserved for the system management. Information carried by the U frame is intended for the managing link itself. Each frame in HDLC may contain up to 6 fields reserved for the system management. S frames are used to support control information. U frames are reserved for the system management. Information carried by the U frame is intended for the managing link itself. Each frame in HDLC may contain up to 6 fields, as shown in the figure. A beginning field flag, an address field, control field, information field, a frame check sequence field, ending flag field. In multiple frame transmission, the ending flag of one frame can serve as the beginning flag of the next frame. Let us now discuss the fields and their use in different types of frames. Flag field, the first one here. This field contains a synchronization pattern, which is 0, then followed by 6 ones, and then 0, which identifies both the beginning and the end of the frame. So they both are the same, as explained in previous lecture. Next is the address field. An address field contains the address of the secondary station. If the secondary station creates a frame, it creates a form address. The address field can be 1 byte to several bytes long, depending on the need of the network. Next is the control field. A control field is 1 or 2 bytes used for flow and error control. The interpretation of bits are discussed later. Next is the information field. The information field contains the user data from the network layer or management information. Its length can vary from one network to another. Frame check sequence field, FCS, is the HDLC error detection field. It can contain either 2 or 4 byte CRC. The common field determines the type of frame and defines its functionality. So let us discuss the format of the field in detail. The format is specified for the type of frame as shown in the figure. So here, तो ये आप लोगों को यहाँ पे सिमेंटिक दिखाया गया था कि सिमेंटिक्स ऑफ फ्रेम हैं क्या। पहले फ्लैग होता है, एफसीएस होता है, यूजर इन्फॉर्मेशन कंट्रोल, एड्रेस ऑफ फ्लैग, इस तरह हमारे पास डाटा आ रहा होता है, ठीक है। अब वो आपको बताया कि क्या चीज आती है, ठीक है। Specified type of frame as shown in the figure. So here onwards we will discuss the control fields of the iframe. We'll discuss about the S frame. Control frame की syntax बताएगा आप लोगों को किस तरह होता है, वो 8 बिट्स होती है। So we'll talk about the U frame control field. So let's just talk about control field. So in our two-way communication, let's see how the frames are sent and received in a piggyback scenario. So the iframes are designed to carry user data, which is called piggybacking. The subfield in the control field are used to define these functions, and these functions are as following. The first bit defines the type. So here we can see the first bit that defines the type of the frame. The next 2 bits called NS define the sequence number of the frame. So the 3 bits then define the sequence number of the frame. No. तो इसका तो 7 वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास ये 3 बिट्स होती हैं, 1 2 4, ठीक है। इसमें आप 0 से लेकर 7 तक रिप्रेजेंटेशन देते हैं। तभी हम लोगों ने उसको स्टार्ट किया था 0 से, -1 करके, ताकि हम लोग बाइनरी में इसको 0 1 2 3 4 5 6 7 तक लिख सकें 8 फ्रेम्स की वैल्यू को, ठीक है। Note that with 3 bits we can define sequence number between 0 and 7. The last 3 bits called NR correspond to acknowledgement number when piggybacking is used.
The single bit between NS and NR is called a PNF bit. So this is PNF bit here. The P or F field is a single bit with a dual purpose. It has meaning when it is set to 1 and can mean pole or final. It means pole when the frame is sent by a primary session to secondary. When the address field contains the address of the receiver, it means final when the frame is sent by a secondary to a primary. And when the address field contains the address of the sender. So let's move on to the control field for S frame. Supervisory frames are used for flow and error control whenever piggybacking is either impossible or inappropriate. S frames do not have information field. If the first two bits of the control field are 1, 0, this means that the frame is an S frame. The last three bits called NR respond to the acknowledgement number ACK or negative acknowledgement number NAK. Depending on the type of S frame, the 2-bit called code are used to define the type of S frame itself. With 2 bits, we can have 4 types of S frames as described below. Receiver ready. If the value of the code subfield is 00, it is an RR S frame, means receiver ready. This kind of frame acknowledges the receipt of a safe and sound frame or group of frames. In this case, the value of NR field defines the acknowledgement number. तो जो पीछे हम लोग पढ़ रहे थे ना कि एक्नॉलेजमेंट आ रही थी आप लोगों को 4 की 5 की 6 की, वो ये फ्रेम भेजता था और यहाँ पे वो 00 आगे भेजता था. 00 होता था तो आगे फ्रेम नंबर लिखवाता था. कंट्रोल में वो इंफॉर्मेशन होती है. Receiver not ready. If the value of the code subfield is 10, it is an RNR, which is a receiver not ready sub S frame. This kind of frame is an RR frame with additional functions. It acknowledges the receipt of a frame or group of frames, and it announces that the receiver is busy and cannot receive more frames. It acts as a kind of cognition control mechanism by asking the sender to slow down. The value of NR is the acknowledgement number. तो आपके पास जहाँ पे रिजेक्ट का फ्रेम आता है, वहाँ पर रिसीवर नॉट रेडी का फ्रेम भी आ सकता है. मतलब है कि आपका रिसीवर आपको ये कह सकता है कि जी के अपनी ट्रांसमिशन को लेट्स सपोज 10 सेकंड्स के लिए या 5 सेकंड्स के लिए रोक लो, मैं बिजी हूँ या मैं रीस्टार्ट होने लगा हूँ, तो फिर आप उसके बाद मुझे दोबारा भेज देना. ये रिसीवर रेडी का वहाँ पे भेजा जाता है, आप लोगों को सिग्नल दिया जाता है. ठीक है, कंट्रोल फ्रेम कंट्रोल के अंदर लगा के. Reject REJ is the value of the code subfield is 01. It is a reject S frame. This is a negative acknowledgement frame NAK, but not like the one used for selective repeat ARQ. It is a negative acknowledgement that can be used in go back N ARQ to improve the efficiency of the process by informing the sender before the sender timer expires that the last frame is lost or damaged. The value of the NR is a negative selective reject SREJ. If the value of the code subfield is 11, it is a selective reject S frame. This is the negative acknowledgement frame used in selective repeat ARQ. Note that it is the protocol selective reject instead of selective repeat. The value of NR is the negative acknowledgement number. So let's move on and let's check out the U frame. Unnumbered frames are called U frames, are used to exchange session management and control information between connected devices. Unlike S frame, U frame contains information field, but one used for system management information, not for user data. As with S frame, however, much of the information carried by the U frame is contained in code included in the control field. The U frame code. तो पीछे भी हमने पढ़ा ना जो ट्रांजिशन डायग्राम की पूरी आपकी उस डायग्राम में आप मोड फ्रेम होते हैं तो आप U फ्रेम इस्तेमाल करते हैं अननंबर्ड फ्रेम. तो इसको अननंबर्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि talk of connection establishment and connection release. Node SABM. Node A gives a positive response with an unnumbered acknowledgement UA. After these two exchanges, data can be transferred between the two nodes. आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? जी शाह साउद. अब ठीक हो गया सर. आ रही है सर. जी जरा भाई ये कट कट के आ रही है. कट कट के आ रही थी सर.
अच्छा मैं थोड़ा सा पीछे कर लेता हूँ ताकि हम दोबारा सुन लें, ठीक है। This mode SAB. The U frame can be used discussing connection and disconnection. The figure shows the U frame can be used for connection establishment and connection release. Node A asks for connection with the set synchronous pulse mode SABM. Node A gives a positive response with an unnumbered acknowledgement QA. After these two changes, data can be transferred between the two nodes as shown in the figure. तो ये बेसिकली सेटअप कर रहा है, कॉल को सेटअप जब किया सर जाता अभी है। भी आ रहा था मसला। अब मुझे नजर आ रहा है ऑडियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन क्या कर सकते हैं आप। बेसिकली यू फ्रेम के वो आप लोगों को हेल्प करते हैं कनेक्शन एस्टेब्लिश करवाने में। कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहा है यहाँ पे देखो, और कनेक्शन रिलीज करवा रहा है यहाँ पे। तो जब आप लोग कम्युनिकेशन याद होगा आप लोगों ने, हमने पीछे पढ़ा था सेटअप फेज और टेयर डाउन फेज। तो ये वो फेजेस हैं जो कि HDLC इस्तेमाल करता है जब वो कम्युनिकेट कर रहा होता है दो डिवाइसेस के बीच में। Data can be transferred between the two nodes as shown in the figure. Data transfer is here. After data transfer, node A sends a disconnect frame to release the connection. It is confirmed by node B responding with a UA. तो इसके अंदर आपको ये कोड बता रहा है 11110, ये बेसिकली वो कंट्रोल इंफॉर्मेशन है जो कि कनेक्शन बनाने में और तोड़ने में हेल्प कर रही होती है जब भी डाटा आपके पास पहुंच रहा है, ठीक है। The two nodes as shown in the figure. Data transfer is here. After data transfer, node A sends a disconnect frame to release the connection. It is confirmed by node B responding with a QA and number acknowledgement. So in the next two figures, you will see a change of data using a piggyback. The first is the case where no error has occurred, and in the second one, where an error has occurred, where some frames are discarded. So let's move on. Let's talk about it. It's not enough time, तो मैंने कहा उसको डिटेल जाऊंगा बहुत जैसे if you have any reading from the book, तो error फ्रेम भेजे गए थे उसमें आप देख सकते हैं। हाँ सर अब कुछ समझ नहीं आ रही सर, बहुत ज्यादा नॉइस आ रहा है। मेरे ख्याल में इंटरनेट कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम आ रहा है, तो कोई नहीं, रिकॉर्डिंग हो रही है तो इंशाल्लाह आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है। ठीक है सर। लेट्स कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास 6 मिनट है, 3 मिनट की वीडियो रहती है, तो हमारे पास टाइम भी 6 मिनट रह गए, तो इसको यहाँ खत्म करेंगे, फिर दोबारा सेशन ज्वाइन करवाएंगे, ठीक है। तो दिस इज इम्पोर्टेंट, दिस इज वैलिडेटिंग। जब आप लोग कनेक्शन कर रहे होते हैं, व्हेन यू आर कनेक्टिंग, तो उसमें फिर आप लोगों की ऑथेंटिकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो ये देखें, ऑथेंटिकेशन के बारे में कुछ बताएंगे आपको। So authentication plays a very important role in protocols because protocols are designed for use over dial-up links where verification of user identity is very important. Authentication means validating the identity of a user who needs to access a set of resources. Protocols have been and these protocols. One is called protocol, and this second one is called challenge handshake authentication protocol. Note that these protocols are used during the authentication phases. So let's talk about password authentication protocol. It is a simple authentication procedure with two-step process. The user who wants to access a system sends an authentication verification, usually the username and password. Number two, the system checks the validity of the verification and password and either accepts or denies the connection. The figure shows the three when a PAP frame is carrying a PAP packet, the value of the protocol field is 0xC023. The three packet authentication protocol packets are authenticate request, authenticate acknowledgement, and authenticate negative acknowledgement. The first packet is used by the user to send the username and password. The second is used by the system to allow access, and the third is used by the system to deny the access. So let's move on and check out the second authentication protocol. तो ये सिंपल है, PAP जो होता है सिंपल होता है, बेसिकली इसमें क्लियर टेक्स्ट जा रहा होता है आप लोगों का, और दिस इज नॉट अ गुड प्रोटोकॉल ऑथेंटिकेट कराने के लिए, लेकिन कुछ जगहों पे लोगों ने ये लगाई होती है। लेकिन अगर आपके पास वायरशार्क हो तो आप उनके पासवर्ड्स निकाल सकते हैं, ढूंढ सकते हैं।
तो इट्स नॉट अ गुड प्रोटोकॉल। इसको फिर बाद में बेहतर किया गया था और दूसरी प्रोटोकॉल जो आई थी उसका नाम था चैलेंज ऑथेंटिकेशन, इसको हम लोग बोलते हैं चैप। तो चैप वाज मच बेटर। चैप में हमारे पास फिर 5 वे था। यहाँ पे अगर हम देखो 3 वे कम्युनिकेशन हो रही थी, वहाँ पे 5 वे कम्युनिकेशन होती है। तो वो देखें किस तरह काम करता है चैप, दैट इज इम्पोर्टेंट। प्रोटोकॉल व्हिच इज कॉल्ड चैप, चैलेंज हैंडशेक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल, is a three-way handshaking authentication protocol that provides greater security than password authentication protocol. In this method, the password is kept secret. It is never sent online. The system sends the user a challenge packet containing a challenge value, usually a few bytes. The user applies a predefined function that takes the challenge value and user's own password and creates a result. The user sends the result in a response packet to the system. The system does the same. It replies the same function to the password of the user, which is known to the system, and the challenge value to create a result. If result created is the same as the result sent in the response packet, access is granted. Otherwise, it is denied. Chap is तो ये सिंपल है। इस तरह मैं आपसे कम्युनिकेट करना चाहता हूँ और आप मुझे कहते हैं अच्छा तुम मुझसे कम्युनिकेट करना चाहते हो, तो मैं तुम्हें नंबर भेजता हूँ 15। तो तुमने मुझे 15 नंबर भेजा, तो मुझे पता है 15 नंबर को मैंने 3 से डिवाइड करना है। मैं उसको 3 से डिवाइड करूंगा, उसका आंसर निकालूंगा 5 और मैं आपको ट्रांसमिट कर दूंगा 5। जब आपके पास 5 पहुंचेगा तो आप कहेंगे अच्छा ठीक है जी, इसने डिवीजन बिल्कुल ठीक की है, मेरे पास यही डिवीजन आंसर आता है, इसके पास ये डिवीजन का आंसर आता है, तो आप मुझे अलाउ कर दो कम्युनिकेशन करने के लिए, फिर मैं कम्युनिकेट करूंगा आपके साथ। तो ये 5 वे हैंडशेक इस तरह होता है। यहाँ पे जो भी दिखा रहा है आपको ये 3 वे हैंडशेक, बेसिकली वो प्रोटोकॉल दिखा रहा है। इसमें कनेक्टिविटी और डाटा सेंडिंग वाला पार्ट नहीं दिखाया, तो इसलिए यहाँ पे 3 वे दिखा रहा है, अदरवाइज ये 5 वे हैंडशेकिंग होती है। ठीक है। More secure than password authentication protocol, especially if the system continuously changes the challenge value. Even if the intruder learns the challenge value and the result, the password is still secret. Figure shows the packets and how they are used. Chat packets are encapsulated in the protocol frames with the protocol value C223 in hexadecimal. There are 4 chat packets: challenge, response, success, and failure. The first packet is used by the system to send the challenge value. The second is used by the user to return the result of the calculation. The third is used by the system to allow access to the system. And the fourth one is used by the system to deny access to the system. So that concludes the lecture. Thank you very much for watching. Till next time, take care. जी कुछ सवाल on authentications। तो हम लोगों ने HDLC में देखा कि जो पिछले चैप्टरों के अंदर हम लोगों ने बात की थी सेटअप वगैरह की, वो भी डिस्कस हो गया, फ्लो कंट्रोल भी डिस्कस हो गया। हम लोगों ने फिर सेटअप करने में अगर ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड हो, कोई पासवर्ड रिक्वायर्ड हो, ये ना हो कि हर कोई कनेक्ट कर ले, तो ऑथेंटिकेशन के बारे में बात की कि जी सेटअप करते हुए ऑथेंटिकेशन किस तरह कराई जाती है आप लोगों की। डाटा फ्लो डायग्राम, डाटा फ्लो देखा, डाटा फ्लो किस तरह होता है। और हम लोगों ने फिर इसमें ये भी देखा कि जी के अगर आप लोगों के HDLC के अपने